There have been lot of doubts coming from various students on one point, and that is interest expense, which is a finance expense, वो कॉस्टिंग में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. I think I have already given a detailed explanation when I taught you the topic of cost sheet. But even thereafter, many students have been asking me the same doubt. And a very strong argument is put to me that the cost accounting standards, CAS, cost accounting standard, CAS, is saying that interest should be included in costing books. And even your ICAI module has given in their solution in only one problem of the cost sheet. वहां वो लोग ने इंटरेस्ट को कॉस्ट शीट में इंक्लूड किया है. So once and for all, I want to clarify that doubt, because whenever some individual student approaches me and I start explaining to him, the explanation goes a bit lengthy. So then he gets bored, listening to that explanation. So थोड़ा एक बार वापस सुन लेते हैं कि what should be our stance as far as interest is concerned in costing books. अलग अलग एंगल से मैं समझाऊंगा. ये जो लोगों के मन में है कि इंटरेस्ट कॉस्टिंग बुक्स में आना चाहिए, उसकी मेन वजह यह है कि लीगली इंटरेस्ट is a compulsory payment you have to make to the money lender, whether there is profit or whether there is loss in the business. That legality is there. And accordingly, चाहे मैं बिजनेस में प्रॉफिट में हूं, चाहे मैं बिजनेस में लॉस में हूं, यानी चाहे मैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हूं, चाहे मैं ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे हूं, एक बार मैंने लोन लिया है at a particular rate of interest, so every year I have to pay the fixed interest to the money lender till the time I am using his money. And there is another legality to it, is it is an allowable expense as per income tax. I am allowed to debit it to P&L. I am allowed to reduce the profit, and I am allowed to pay less tax. So ये जो लीगल प्रोविजंस है इंटरेस्ट के लिए, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, कम व्हाट मे यू हैव टू पे. एंड व्हेन यू पे इंटरेस्ट, it will be an allowable deduction, it will be an allowable expense. You can reduce your profit by that much, and you can pay less tax. You can pay tax on the reduced profit, so you can pay less tax. ये लीगैलिटी की वजह से लोगों को ये लगता है कि इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड, इट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, सो इट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग. What I say is, तुम फॉर द टाइम बीइंग ये लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को बाजू में रखो और इंटरेस्ट को एक लॉजिकल नजर से देखो. तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में कोई फर्क नहीं है. इंटरेस्ट इज अ रिटर्न you pay to your money lender, and dividend is a return you pay to your shareholder. ये दोनों ही हमारे फाइनेंसर्स हैं. कंपनी में वो लोग ने फाइनेंस प्रोवाइड किया है, और जब हम किसी का पैसा यूज करते हैं तो वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, एंड दैट प्राइस विच वी आर पेइंग फॉर यूजिंग समबडीज मनी, आइदर वी कॉल इट इंटरेस्ट और वी कॉल इट डिविडेंड. वी नेवर हैव अ डाउट इन अवर माइंड, डिविडेंड कॉस्टिंग में नहीं लिखना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरिएबल पेमेंट. अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं देंगे.
एंड डिविडेंड इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंस। वो पीएनएल में डेबिट करने को अलाउड नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन में लिखना पड़ता है। यानी बिफोर डिविडेंड तुमने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स भरो, फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से तुम्हें जो करना है करो। तो ये लीगैलिटी की वजह से लोगों को लगता है कि डिविडेंड इज नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। यानी वी आर डिसाइडिंग वेदर एन आइटम इज अ कॉस्ट और नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट और नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। ये लीगैलिटी अपने दिमाग पे इतना असर करता है, इतना इंपैक्ट डालता है, इतना प्रेशर डालता है कि कंपल्सरी पेमेंट कॉस्ट, नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट नॉट अ कॉस्ट। ये इस तरह से सोचना गलत है। तुम एक बार वो इंटरेस्ट और डिविडेंड का लीगैलिटी बाजू में रखो ना, तुम लॉजिकली सोचो। तो मैंने मार्केट में से फाइनेंस उठाया है, आइदर बाय टेकिंग अ लोन और बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, और मैं रिटर्न्स पे करता हूं इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट और इन द नेम ऑफ डिविडेंड। सो लॉजिकली स्पीकिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड में कोई फर्क नहीं। whatever treatment you give for dividend, same you should give for interest, and whatever treatment you give for interest, same you should give for dividend. अगर मैं कॉस्टिंग बुक्स में डिविडेंड नहीं लिखता हूं तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लिखना चाहिए, और अगर मैं कॉस्टिंग में इंटरेस्ट लिखना चाहता हूं तो डिविडेंड भी लिखो। नहीं, डिविडेंड नहीं लिखना चाहते, फिर इंटरेस्ट क्यों लिखने का? ये इनकंसिस्टेंसी हो गई। सही गलत बाद में, पहले कम से कम इनकंसिस्टेंट तो मत रहो। तो ये मैंने तुम्हें लीगैलिटी अपने दिमाग पे क्या असर करता है ये रीजनिंग से समझाया, कि वो लीगैलिटी तुम बाहर निकाल दो और तुम लॉजिकली इंटरेस्ट को देखो, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में कोई फर्क नहीं है। बोथ आर द रिवॉर्ड्स वी आर गिविंग टू अवर फाइनेंसर बिकॉज दे आर गिविंग अस देयर मनी टू बी यूज्ड हियर। यानी पहले बिजनेस को प्रॉफिट कमाना पड़ता है, और प्रॉफिट कमाने के बाद उसमें से हम इंटरेस्ट देंगे, उसमें से हम डिविडेंड देंगे। सो कॉस्टिंग सब्जेक्ट is not interested in knowing how much interest or dividend we are paying. Costing subject is interested in accumulating the cost with proper classification. And if you sell the goods which you have produced at a cost, then by selling how much profit we have made. वो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट कितना देंगे, टैक्स कितना देंगे, डिविडेंड कितना देंगे, that's a matter of financial management. And that's a matter of financial accounting. That's not within the purview of costing. यानी तुम नाम से ही देखो ना, हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस एक्सपेंस, तो फिर वो फाइनेंशियल मैटर है, वो कॉस्टिंग मैटर कहां से हो गया? दूसरे एंगल से देखते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करो। मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पर यूनिट फाइंड करने के लिए वी डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल फिगर वी डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पर यूनिट कॉलम बंद हो जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रीस्टार्ट होता है राइट अप टू सेल्स, एंड देयर टू फाइंड आउट पर यूनिट द टोटल इज डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस नाइदर डिपेंड्स ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड nor depends on units sold. It depends on the amount of loan you have taken and the rate at which you have promised to pay interest to the money lender. तो तुम इंटरेस्ट को कॉस्ट शीट में कहां पे एलोकेट करोगे? वो ना तो यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है, ना तो वो यूनिट्स सोल्ड पे डिपेंड करता है। तो उसे कॉस्ट शीट में लिखना बहुत ऑड लगता है। वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में वो फिट नहीं बैठता है, समझे? प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेसमैन क्या सोचता है, कभी कभी थोड़ा ओवर कंजर्वेटिवली सोचता है। अगर मैं
ब्रेक इवन पॉइंट पे हूं और अगर मेरा प्रॉफिट 0 है, ईबीआईटी 0 है, और फिर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो इंटरेस्ट के बाद मैं लॉस में जाता हूं। तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूं? मेरा बिजनेस इतना अच्छा चलना चाहिए बेयर मिनिमम कि मैं इंटरेस्ट जितना भी प्रॉफिट कमा लूं, तो इंटरेस्ट के बाद मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए तो दैट्स बेरेबल। ये एक प्रैक्टिकली कॉन्जर्वेटिव थिंकिंग है बिजनेसमैन का। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 0 ईबीआईटी पे मेरा ब्रेक इवन है और वहां पे मुझे अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट के बाद मैं लॉस में जाता हूं। ईबीआईटी 0 माइनस इंटरेस्ट, सो देन आई एम गोइंग इनटू नेगेटिव प्रॉफिट, आई एम गोइंग इनटू अ लॉस। ठीक है, जब तुम ब्रेक इवन से ऊपर उठोगे और जब तुम बम्पर प्रॉफिट्स कमाने लगोगे, तो मनी लेंडर को तुम बम्पर इंटरेस्ट देने वाले हो? नहीं, तुम इंटरेस्ट तो उतना ही देने वाले हो। तो जब तुम ब्रेक इवन पे थे और इंटरेस्ट पे करने की वजह से इंटरेस्ट के बाद तुम्हें जो लॉस होता था, वो जब तुम्हारे बम्पर प्रॉफिट्स के दिन आएंगे तब तुम वो लॉस रिकवर कर लोगे, बिकॉज दैट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू पे बम्पर इंटरेस्ट। सी, इंटरेस्ट और डिविडेंड में यही तो फर्क है कि इंटरेस्ट इज अ फिक्स पेमेंट यू आर मेकिंग, इसलिए तुम मनी लेंडर को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर भी नहीं करते। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज ऑलवेज लेस देन द रेट एट विच यू गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। बट देर इज अ प्रॉमिस टू द मनी लेंडर कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं तेरे को बेयर मिनिमम इतना इंटरेस्ट तो पे करूंगा। इसलिए 0 प्रॉफिट के दिनों में भी तुम इंटरेस्ट पे करो, लेकिन फिर जब भी अच्छे प्रॉफिट के दिन आएंगे तभी मैं इंटरेस्ट बढ़ा के नहीं दूंगा, तभी मैं कांस्टेंट इंटरेस्ट ही रखूंगा। तो दैट इज हाउ आई विल रिकवर माई लॉस आफ्टर इंटरेस्ट फ्रॉम द बम्पर प्रॉफिट्स विच आई विल मेक। बिजनेस ऐसे ही तो चलता है ना, बिजनेस नेवर रन्स लीनियर। और डिविडेंड वेरिएबल पेमेंट है, where shareholders sacrificed with 0 dividend when there was no profit. When there is good profit, they will get good dividend. तो डिविडेंड की वजह से इनिशियल दिनों में कंपनी ने कोई लॉस बेयर नहीं किया, तो फिर अच्छे दिनों में उनको अच्छा डिविडेंड भी दो। यानी एंड में तो सब एवरेज आउट ही हो रहा है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेसमैन थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है, थोड़ा उतावला, थोड़ा बावला हो जाता है कि शुरुआत के दिनों में भी क्यों 0 ईबीआईटी? अगर मैं इंटरेस्ट जितना भी कमा लूं तो मेरे को इंटरेस्ट जितना भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सोचता है तो उसे सोचने दो, उसे ऐसा सोचने का हक है। बट कंसेप्चुअली दैट इज नॉट प्रॉपर। कंसेप्चुअली माई ब्रेक इवन पॉइंट इज एट 0 ईबीआईटी। अभी तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज ईबीआईटी, and I am calculating my break-even point at 0 EBIT. Am I saying EBIT minus interest 0 EBT पे मेरा break-even point है? नहीं. That's another proof that interest is not there in costing. You all did integral non-integral topic. पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा तुम लोगों ने. We saw payment of raw material, payment for purchase of raw material, payment for wages, payment for factory expense, payment of office and admin expense, payment of selling and distribution expense. एक भी प्रॉब्लम में आया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? एक प्रॉब्लम में तो आना चाहिए था. व्हाट इट प्रूव्स कि इंटरेस्ट कॉस्टिंग पीएनएल के भी बाहर है, फाइनेंशियल पीएनएल में. मैं एक और एंगल बताता हूं. प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस तुम लोग प्रोसेस अकाउंट से फेंक देते हो, निकाल देते हो उसको. प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट साइड एट कॉस्ट, यानी प्रोसेस में डेबिट साइड पे जो कॉस्ट है उसमें से एबनॉर्मल वेस्टेज क्वांटिटी का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट तुम प्रोसेस को क्रेडिट कर देते हो, यानी प्रोसेस अकाउंट में से एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट फेंक देते हो.
प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट, उसको पीएनएल में डाल देते हो। ठीक है ना, वो लॉस एबनॉर्मल है, लेकिन वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। एक प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम भी तुम कॉस्टिंग बुक्स में से निकाल देते हो, ये बहाना ढूंढ के कि वो एबनॉर्मल है। एक प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम तुम कॉस्टिंग बुक्स में इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, और इंटरेस्ट जिसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं, अ नॉन प्रोडक्शन आइटम यू वांट टू इंक्लूड इन कॉस्टिंग, यू आर बिकमिंग इनकंसिस्टेंट। एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल है, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड ही है। प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ आइटम बहाना चाहिए अपने को, एबनॉर्मल है करके कॉस्टिंग में से निकाल देते हो उसको। और इंटरेस्ट जो कि नॉन प्रोडक्शन आइटम है, प्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, उसको तुम कॉस्टिंग में लाना चाहते हो। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, कि एक प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम भी एबनॉर्मल है इसलिए उसको कॉस्टिंग में से निकाल दिया, तो एक नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम को तुम कॉस्टिंग में कैसे ला सकते? समझे ये पॉइंट? अभी ये सारा लॉजिक समझता है, बट कमिंग टू द पॉइंट कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आया है उसमें तो बोला है कि इंटरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग बुक्स। अभी तुम अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड भी ध्यान से पढ़ो, CAS कास 1717, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, जो इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करता है, वो भी पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं है। पहले मैं ये बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड जो एएस और इंड एस जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंड्स नोवेयर। AS and Ind AS are framed with lot of thinking, lot of mind processing. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम देखोगे ना, तो आधे से ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कॉपी किए हुए। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ एसेट, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दैट, सब कुछ एएस और इंड एस में से लिया है वो। यानी दे हैव जस्ट डन कट एंड पेस्ट। कमिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, देखो इनके इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। आई थिंक इन पैराग्राफ 5.6 या ऐसा कुछ है, पैराग्राफ 5 में ही एक सब पॉइंट है, उसमें कास्ट 17 कहता है इंटरेस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये स्टेटमेंट देता है। फिर अगला जो पैराग्राफ 6 है उसमें वो पलट मारता है, उसमें कहता है इफ द लोन इज टेकन एंड इफ यू कैन डू अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, कि ये लोन का पैसा मेरे ये प्रोसेस के मशीनरी में इन्वेस्ट हुआ, ऐसा मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कर सकता हूं, तो ये लोन पे जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो मैं कॉस्टिंग में लेके आ सकता। इमेजिन अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यू हैव लायबिलिटी साइड कैपिटल, रिजर्व and loan, borrowed money. These are all sources of funds. And assets is application of fund. तुम बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, लायबिलिटी एंड एसेट, इसका कभी भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कर सकते हो क्या? कि शेयर कैपिटल का पैसा कौन से एसेट में इन्वेस्ट हुआ, रिजर्व का पैसा कौन से एसेट में इन्वेस्ट हुआ, लोन का पैसा कौन से एसेट में इन्वेस्ट हुआ, ऐसा तुम बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते हो। इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए बिजनेस में, थिंग्स हैव गॉन वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। यू ओनली नो कि दीज आर माय टोटल सोर्स ऑफ फंड्स एंड दीज आर माय टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दैट्स ऑल। पैसा इन अलग अलग जगह से आया है और ये अलग अलग एसेट्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। कौन सा वाला पैसा किधर इन्वेस्ट किया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो कास्ट 17 ये कहता है
कि अगर मैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता हूं तो ही इंटरेस्ट कॉस्टिंग बुक्स में आएगा। एंड कास्ट 17 फर्दर से कि व्हेन यू पे इंटरेस्ट तुरंत कॉस्टिंग में इंक्लूड मत करो, पहले तो तुम इंटरेस्ट पे कर दो, फिर अगर ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तुम एस्टैब्लिश कर सकते हो तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट तुम कॉस्टिंग में एलोकेट कर सकते हो इन एप्रोप्रिएट रेशियो। बट व्हाट इज दैट एप्रोप्रिएट रेशियो? साइलेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डजंट से एनीथिंग। यानी मैंने जिधर से भी लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है, आईडीबीआई से लोन लिया है, सबके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, मेरा टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट अलग अलग फैक्ट्री के मशीनरी को एलोकेट करो कि मेरे को कौन से लोन से कौन से मशीनरी पे बेनिफिट मिला है, ये फाइंड आउट करना क्या पॉसिबल है क्या? सो कास्ट 17 का सबसे बड़ा कंडीशन यह है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूं तो ही whatever interest I pay, I can allocate to the costing in some appropriate ratio. अभी ये कौन से लोन का मेरे को कौन से प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करना पॉसिबल नहीं है। सो देर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी that interest can be allocated to costing books. My personal opinion, if you force me कि सर आप इंटरेस्ट लिखो कॉस्टिंग बुक्स में, इफ यू फोर्स मी then I will say okay, because you are forcing me I will write, but where? In costing P&L, not in the cost sheet. कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट है वो मेरा ईबीआईटी है, दैट ईबीआईटी आई विल ब्रिंग इट डाउन टू कॉस्टिंग P&L एंड देयर आई विल राइट इंटरेस्ट। यानी एब्सोल्युटली नॉन कमिटल कि ये इंटरेस्ट मुझे कहां पे बेनिफिट कर रहा है। यानी समझो आई हैव प्रोडक्शन एक्स, प्रोडक्शन वाई, प्रोडक्शन जेड, मैं सबके लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बना रहा हूं, सारे अलग अलग कॉस्ट शीट का प्रॉफिट्स कॉस्टिंग P&L में आने दो, एंड अगेंस्ट ऑल द प्रॉफिट्स आई विल डेबिट इंटरेस्ट टू कॉस्टिंग P&L। एब्सोल्युटली नॉन कमिटल कि विच इंटरेस्ट इज फॉर विच प्रोडक्शन। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? तुम कॉस्टिंग P&L में इंटरेस्ट नहीं लिखो तो अल्टीमेटली कॉस्टिंग P&L विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और अगर तुम इंटीग्रल सिस्टम फॉलो करते हो तो वो कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल P&L में कैरी फॉरवर्ड करो और फिर फाइनेंशियल P&L में इंटरेस्ट लिखो। व्हाट डिफरेंस इट इज गोइंग टू मेक? लेकिन तुम मेरे को ये बोलो कि सर आप इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को चार्ज करो, वो तो मेरे को कभी भी मंजूर नहीं। प्रोडक्शन को तो चार्ज कर ही नहीं सकते, वो तो कास्ट 17 ने भी बोला कि इंटरेस्ट शुड नॉट बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इफ इट कैन नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू टू चार्ज इट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल याद करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, उसमें फिनिश गुड्स अकाउंट से जितने गुड्स बिके वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। सो दैट कंप्राइजेस योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज जो फिनिश गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए वो बिके प्लस उसके ऊपर जो सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किया। अब यहां तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में मेरे को इंटरेस्ट लिखने को बोलते हो, इज नॉट प्रॉपर। डोंट इंक्रीज योर कॉस्ट बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये करके तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एंड द मेन रीजन जो मैंने तुम्हें FM में बताया था, याद करो कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ईबीआईटी, और मैंने तुम्हें बोला था कि ये ईबीआईटी के आसमान से टपका है। सेल्स से लेके ईबीआईटी तक किसने कैलकुलेशन किया होगा? यानी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने ईबीआईटी एस्टिमेट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। इतना काम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने किया। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को ईबीआईटी सबमिट होता है,
एंड ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक कैलकुलेशन कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और हम अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स का ट्रायल एंड एरर से ईपीएस ढूंढते हैं, और जिधर ईपीएस हाईएस्ट आता है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी जब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ईबीआई कैलकुलेट कर रहा था तभी तो उनको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है यही पता नहीं था। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को यह पता होता है कि व्हाट इज अवर स्केल ऑफ ऑपरेशन, मैं बिजनेस कितना बड़ा या कितना छोटा करना चाहता हूं। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को यह पता होता है कि व्हाट विल बी माय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बट वो कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कितना होने वाला है और इक्विटी कितना होने वाला है, बोरोड मनी कितना होने वाला है और ओनर्स मनी कितना होने वाला है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को पता नहीं होता है। इसीलिए तो कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक स्टार्ट्स विथ ईबीआईटी, which is computed by the costing department and given to finance department. और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी जब तक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने ईबीआईटी गिना था तभी तक उनको तो कैपिटल स्ट्रक्चर का पता ही नहीं था। अगर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को उस वक्त कैपिटल स्ट्रक्चर का पता ही नहीं था, यानी उनको यही पता नहीं था कि टोटल कैपिटल में बोरोड मनी कितना होने वाला, तो यानी उनको इंटरेस्ट का अमाउंट का ही पता नहीं। Interest cannot be computed when you are doing costing. It's too early. Your capital structure is decided after the EBIT is computed. यानी जब तुम कॉस्टिंग कर रहे हो तभी तो तुम्हें कैपिटल स्ट्रक्चर ही पता नहीं है। तुम्हारे टोटल कैपिटल में बोरोड मनी कितना होने वाला है यही तुम्हें पता नहीं है। दैट इज डिसाइडेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट लेटर। तो अगर मुझे बोरोड मनी का अमाउंट ही पता नहीं है तो मैं इंटरेस्ट कैसे गिन पाऊंगा? समझे? सो मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से बताया है तुम्हें, और कोई भी एंगल ये जस्टिफाई नहीं करता है कि हमें इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लिखना चाहिए। बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज अ रिटर्न्स विच यू पे टू योर फाइनेंसर। समझे? तो मैंने कास का भी पॉइंट कवर किया है। वो कास ने भी बहुत श्रूडली लिखा है उसमें कि अगर मैं लोन और मेरा प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस 1-to-1 कोरिलेट कर सकता हूं तो ही मैं इंटरेस्ट एलोकेट कर सकता हूं इन सम एप्रोप्रिएट रेशियो। कि मैंने जितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है उसमें से मुझे कौन से लोन का, कौन से प्रोसेस में, कौन से प्रोडक्शन में मेरे को फायदा मिला है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्टिंग को एलोकेट कर सकता हूं। बट वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ। एक और एंगल में बताता हूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर मैंने लोन लिया और मैंने एसेट खरीदा, लेकिन वो एसेट इंस्टॉलेशन स्टेज में है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। कभी कभी एसेट का कंस्ट्रक्शन, एसेट का इंस्टॉलेशन, एसेट का असेंबलिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये इतना इजी नहीं है कि मार्केट में से एसेट खरीदा, प्लग लगाया, स्विच चालू, मशीनरी चालू हो गया। इट्स नॉट दैट इजी। तुम्हारे घर पे एक छोटा सीलिंग फैन फिट करना चाहते हो, क्या करना पड़ता है? तुम दुकान में से सीलिंग फैन खरीदते हो। इज इट इन द कंडीशन इन विच यू सी हैंगिंग राइट नाउ ऑन द सीलिंग? नो। उसकी 3 पंखे एक खोखे में होती है, उसका मोटर एक दूसरे खोखे में होता है, वायरिंग और स्क्रू तीसरे खोखे में होता है। वो तुम मार्केट में से खरीद के लाते हो, फिर तुम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, मेरे घर पे पंखा फिट करके दे। तो उसको आधा पौना घंटा 1 घंटा लगता है। वो सब पंखे विंग्स खोल के फिट करता है, रेगुलेटर फिट करता है, वायरिंग करता है, तब कहीं जाके पंखा चालू होता है। दिस इज अ थिंग ऑफ अ स्मॉल फैन। इमेजिन बिग फैक्ट्रीज, बिग मशीनरीज, उसका असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन कितना टाइम लगता होगा। समटाइम्स 3 months, 9 months, 1.5 year, 2 years भी लग सकता है। रिलायंस का जो जामनगर में फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का साइज चर्चगेट स्टेशन से सांताक्रूज स्टेशन तक का उसका साइज है। यानी इंटरनली फैक्ट्री में मूवमेंट के लिए व्हीकल्स लगते हैं। अभी ऐसा फैक्ट्री सेटअप करना है तो कितना टाइम लगता है? तो व्हेन यू परचेज अ मशीनरी, द मशीनरी टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट कंस्ट्रक्टेड और असेंबल्ड।
और अगर तुमने मशीनरी लोन पे लिया है और तुम इंटरेस्ट पे करते हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों उसमें एक मत पे है कि एसेट जब तक कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, क्वालिफाइंग एसेट जिसे बोलते हैं, एसेट जब तक कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट जो पे किया है वो मैं एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकता हूं. दैट इंटरेस्ट नीड नॉट बी डेबिटेड टू पीएल. रीजन बड़ा सिंपल है उसमें, तो कि अगर वो एसेट मेरे लिए रेडी फॉर यूज नहीं है, तो मेरे लिए अब तक वो एसेट से सेल्स इनकम जनरेट नहीं हुआ. तो अगर सेल्स इनकम ही नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स इनकम ही नहीं है, तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट लिख के क्या करो. तो तब तक फॉर द टाइम बीइंग द इंटरेस्ट इज नॉट डेबिटेड टू पीएनएल बट डेबिटेड टू एसेट. द इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड, एंड वंस द एसेट इज रेडी फॉर यूज, वो एसेट यूज करके तुम सेल्स इनकम जनरेट करना चालू करते हो, एंड स्टिल दैट लोन रिमेन्स अनपेड, देन दैट इंटरेस्ट शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल. अभी जितना इंटरेस्ट तुमने एसेट में कैपिटलाइज किया है, वो डेप्रिसिएशन के थ्रू से तो पीएनएल में आएगा, एंड डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द कॉस्ट इवन इन कॉस्टिंग. तो डेप्रिसिएशन के थ्रू से इंटरेस्ट इज कमिंग इन द कॉस्टिंग बुक्स, बट वो इंटरेस्ट को तुम इंटरेस्ट मत गिनो. दैट इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट. इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द एसेट सही मायने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इट इज वन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट. ऐसा ही सोचो ना, इट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्जेस आई हैव. तुम उसको इंटरेस्ट के नाम पे समझो ही मत, क्योंकि लोग ऐसा भी आर्ग्यू करते, देखो ना सर, वो जो इंटरेस्ट एसेट में कैपिटलाइज हुआ वो डेप्रिसिएशन के थ्रू से तो आया ना, एंड डेप्रिसिएशन तो कॉस्टिंग बुक्स में लिखते हैं. कि आप बोलोगे डेप्रिसिएशन भी कॉस्टिंग बुक्स में नहीं लिखने का? नो, इट्स नॉट दैट. वो जो भी इंटरेस्ट मैंने एसेट में कैपिटलाइज किया है, वो डेप्रिसिएशन के जरिए तो आएगा पीएनएल में, और कॉस्टिंग बुक्स में डेप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट आएगा. बट दैट डज नॉट मीन आई हैव इंक्लूडेड इंटरेस्ट इन कॉस्टिंग बुक्स. What I have included is the depreciable portion of the asset. That interest which is capitalized to asset is not interest. It is a cost of the asset. इसीलिए तो वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया. यानी दुकान में से मैंने एसेट जितने में खरीदा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. इंस्टॉलेशन चार्जेस जो पे किया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मैंने पे किया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. समझे? So I have clarified every way, and we conclude that interest should not be there in costing books, at least not till cost of sales. I repeat, अगर तुम मेरे को जबरदस्ती करो कि नहीं सर आप इंटरेस्ट लिखो कॉस्टिंग बुक्स में, ऐसी जबरदस्ती करो तुम मेरे को कोपचे में लेते हो तुम, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, लेता हूं इंटरेस्ट कॉस्टिंग में, लेकिन किधर? कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में. उसके पहले तो नहीं. यानी नॉन इंटीग्रल कॉस्टिंग बुक्स याद करो. आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन वेजेस अकाउंट. आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. नॉट इन WIP अकाउंट. नॉट इन फिनिश गुड्स अकाउंट. नॉट इन एडमिन ओवरहेड्स अकाउंट. नॉट इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट. नॉट इवन इन कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. और अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, यानी मैं कॉस्ट शीट में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं आखिर में कॉस्टिंग पीएनएल में लूंगा, वेरी वेरी अनविलिंगली, ओनली इफ यू फोर्स मी. बट मैं ये कहता हूं कि कॉस्टिंग पीएनएल में अगर इंटरेस्ट डेबिट करना है तो रहने दो ना, उसको फाइनेंशियल पीएनएल में डेबिट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेट द कॉस्टिंग प्रॉफिट रिमेन एज बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट, because it is a before interest profit only which costing department submits to the FM department, financial department, and then financial department decides the capital structure. तो तुम जब कॉस्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें पता किधर है कि बोरोड मनी कितना होने वाला है? तो ऑन व्हाट बेसिस यू वांट टू ब्रिंग इंटरेस्ट इन द कॉस्टिंग बुक्स? समझे?
एफएम सब्जेक्ट में व्हेन यू यूज द वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां कॉस्ट वर्ड का मीनिंग कुछ अलग ही है. There, when we say that my cost of capital is interest and dividend, so there I say that interest is also my cost and dividend is also my cost. But there the word cost has a different reference. It has a different meaning. कि मुझे किसी का पैसा यूज करने के लिए कितना खर्चा लग रहा. In that sense, the word is cost. There the word cost is not what it means in costing. फिर वहां मैं डिविडेंड के लिए भी कॉस्ट बोलता हूं ना. तो अगर हमें ये पॉइंट डाइजेस्टेड है कि डिविडेंड कॉस्टिंग में नहीं लिखने का, तो फिर ये पॉइंट क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है कि हमें इंटरेस्ट भी कॉस्टिंग में नहीं लिखने का. तुम अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक में व्हेन यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो तुम प्रॉफिट कौन सा वाला लेते हो? ईबीआईटी. यानी अगर मैं प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड लेता हूं तो मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी लूंगा. उसका मीनिंग क्या हुआ? शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले और मनी लेंडर को इंटरेस्ट पे करने से पहले मैंने प्रॉफिट कितना कमाया. माय ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज फॉर इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओनली, नो कि हाउ कैन आई मिनिमाइज माय कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट. यानी कॉस्टिंग क्या है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है. अगर तुम कॉस्टिंग में इंटरेस्ट लेके आते हो तो मैं बोलता हूं कि फिर एफएम को भी अंदर घुसा दो कॉस्टिंग में, एक ही सब्जेक्ट कर दो. अगर दो सब्जेक्ट रखे हैं, हमने लक्ष्मण रेखा एक बॉर्डर लाइन खींची है कॉस्टिंग और एफएम के बीच में, तो फिर इंटरेस्ट किस पार जाएगा? एफएम में जाएगा ना. इंटरेस्ट कॉस्टिंग में क्यों आएगा? सो इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट सीएमए ने जो स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हैं उसमें अननेसेसरी वो लोग ने ये कंट्रोवर्सी रेज किया हुआ है. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट वेरी वेरी प्रॉपरली फ्रेम स्टैंडर्ड्स. इसलिए तुम देखो आईसीएआई ने, सीए इंस्टीट्यूट ने अपने कॉस्टिंग के मॉड्यूल में एक जगह पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है. मुझे जहां तक समझा है, सीए इंस्टीट्यूट को थोड़ा बुरा भी लगा है. दे हैव फेल्ट हर्ट कि उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से बहुत सारे डेफिनेशंस वो लोग ने धाप मारे उधर, कॉपी कर दिए उधर. बोरोइंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट, एसेट, सारे डेफिनेशन वो लोग ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में से कॉपी कर दी. तो सीए इंस्टीट्यूट को बुरा लगा है कि हमारा मैटर कॉपी करता है ये, तो हम उनका रेफरेंस, उनको क्रेडिट क्यों दे हमारे बुक में. कास 17 के पहले सबसे पहला कास 1, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इट टॉक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स वगैरह वगैरह सब. वो क्लासिफिकेशन में इंटरेस्ट का एक मेंशन भी नहीं है. अगर इंटरेस्ट कॉस्टिंग बुक्स में लिखना है तो बोलो ना कि इंटरेस्ट शुड बी क्लासिफाइड एज व्हाट. शुड इट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल? शुड इट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर? शुड इट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंस? शुड इट बी क्लासिफाइड एज फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और सम एक्स्ट्रा ओवरहेड? वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में इंटरेस्ट का एक मेंशन भी नहीं है. So when you are classifying your costs, you are not mentioning interest anywhere. It is a clear-cut indication that interest is not a part of the cost. So many times when you read different books, you have to read with lot of filter in your mind. Book में जो है और तुम दिमाग में जो लेते हो उसके पहले एक filter रखने का. With lot of maturity, you should read everything. सो कहीं पर एक आइसोलेटेड सेंटेंस पढ़ के तुम अगर ये बोलते हो कि कास्ट 17 ने बोला है कि इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लिखने का, लेकिन कास्ट 17 ने क्या बोला है? सबसे बड़ा कंडीशन डाला है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो तो ही इंटरेस्ट आएगा. वो कैसे तुम एस्टैब्लिश कर सकते हो? वो एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है.
फिर किसी ने ऐसा भी भंकस बोला यार, देखो भंकस की हद देखो आजकल लोग क्या करते हैं, विदाउट नेमिंग एनीबडी आई विल से, अगर इंडस्ट्री में जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं, मेजॉरिटी लोग अगर लोन लेके ही बिजनेस करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्टिंग में लिखने का, और मेजॉरिटी लोग अगर ओनर के पैसे से ही बिजनेस करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्टिंग में नहीं लिखने। ये बात यहां तक बंकस, यानी लोगों को फेंकने की आदत हो गई है। वो कुछ लोगों को फेंकने की आदत होती है और बहुत कॉन्फिडेंटली फेंकते हैं ना, वैसा लोग कर रहे हैं आजकल। ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे, नॉर्मल इंटरेस्ट एंड एबनॉर्मल इंटरेस्ट, हद हो गई। अरे वो बिजनेसमैन का अपना चॉइस है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहता है। उसको जहां पे ईपीएस हाईएस्ट मिलेगा, उसको जितना फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो वैसे डेट इक्विटी रेशियो रखेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इंटरेस्ट एंड एबनॉर्मल इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट जितना ज्यादा जाएगा, इफ डेट इज मोर, तो मेरा डिविडेंड उतना कम जाएगा बिकॉज माई इक्विटी इज लेस। सो दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एलोकेटिंग बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो लोगों को ऐसे फेंकने की आदत पड़ गई है कि ज्यादातर लोग अगर लोन लेके बिजनेस करते हैं तो इंटरेस्ट नॉर्मल एक्सपेंस है कॉस्टिंग में लिखने का, और ज्यादातर लोग अगर लोन नहीं लेते हैं और किसी एक आध ने लोन लिया तो वो इंटरेस्ट एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट कॉस्टिंग में नहीं लिखने का। व्हाट नॉनसेंस। सी व्हेन यू टेक अ लोन और मनी लेंडर को तुम सस्ते में निपटाते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिटर्न्स उतना बढ़ता है। दैट इज यू आर टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क एंड गिविंग मोर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। That means my profits are not evenly distributed between money lender and equity shareholder. Money lenders get less and equity shareholder gets more. अगर किसी को ज्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलेगा तो ही दूसरे को ज्यादा मिलेगा ना, यानी वन एंजॉयज एट द अदर कॉस्ट। यानी ये सारी बातें कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सारी बातें एफएम की बातें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें हैं। दैट इज हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस, दैट इज नॉट द वे यू डू कॉस्टिंग। तुम अगर कॉस्ट डिपार्टमेंट में हो तो मैं लोन लेके इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे फायदा करके दूं, ऐसा नहीं सोचोगे तुम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। तुम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में ये सोचोगे कि मार्केट में कंपटीशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूं, नहीं तो मेरा कॉम्पिटिटर मेरा मार्केट शेयर खा जाएगा। तो मैं प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? आई विल कट डाउन माई कॉस्ट। सो यू विल विजिट योर फैक्ट्री, यू विल सी योर मशीनरीज कि वो मशीनरी क्लीन कंडीशन में है कि नहीं, उसमें कार्बन तो नहीं जम गया है। तुम ये टेक्निकलिटीज पे काम करोगे। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटेंट को कभी कभी फैक्टरी अकाउंटेंट भी कहते हैं। इट्स फैक्ट्री अकाउंटिंग। लेमैन को तुम पूछो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स फैक्ट्री अकाउंटिंग। दिस अ लेमैन्स वर्ड। यानी ये बोल के मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का देखने का नजरिया क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट डील्स विथ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फिर वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कितना दिया, टैक्स कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया, दैट्स द लुकआउट ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। दे आर फाइनेंशियल मैटर्स। समझे? यानी द वर्क इज एब्सोल्युटली डिवाइडेड। यानी आई टेल यू, मेरा काम है बाहर की दुनिया से पैसा कमाना और मेरी वाइफ को देना। मेरे लिए कॉस्ट किया वट एवर अमाउंट आई गिव टू माई वाइफ। अभी वो मेरी वाइफ उसमें से दूध का खर्चा कितना निकाले, चावल का खर्चा कितना निकाले, दाल का खर्चा कितना निकाले, वो मेरे बुक्स में नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्रीव्यू, दैट इज अ प्रीव्यू ऑफ हर्स। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ईबीआईटी कमा के फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा, नाउ इट इज योर लुकआउट। मैंने पैसा कमा के वाइफ को दे दिया, अभी तू घर चला, मेरे को रोज रोटी खिला, बस। अभी तू इसमें से दूध में कितना खर्चा करती है, चावल में कितना खर्चा करती है, दाल में कितना खर्चा है, दैट इज योर लुक, दैट इज नॉट माई लुक। तो मेरा जो काम है उस हिसाब से मेरा कॉस्ट क्या है वो डिसाइड होगा ना। माई कॉस्ट इज के मैं जितना कमाता हूं वो मेरा इनकम, उसमें से मैं वाइफ को हर महीना कितना देता हूं, दैट इज माई एक्सपेंस। मेरा रोल उधर खत्म हो गया। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का रोल खत्म हो गया कि ईबीआईटी कमा के फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया।
अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट आगे जाके इक्विटी शेयर होल्डर को किस तरह ट्वीक करके ज्यादा रिटर्न्स करके देगा, वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। वो बोरोड मनी ज्यादा रखेगा, इक्विटी ज्यादा रखेगा, दैट इज ऑल अ लुकआउट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो सब तुम कॉस्टिंग में क्यों घुसा रहे हो? तुम इंटरेस्ट को कॉस्टिंग में घुसा रहे हो, यानी इनडायरेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉस्टिंग में घुसा रहे हो। समझे? सो ये डिस्कशन मैंने बहुत रोक के रखा, बहुत लोगों ने मुझे ये डाउट पूछा, बट व्हाट हैपेंस इज कि एफएम प्रैक्टिकली आई हैव कंप्लीटेड विथ यू, एंड कॉस्टिंग इतने सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इसके बाद ये सारी बातें तुम सुनोगे ओवरऑल व्यू में, ओवरव्यू में, तो तुम्हें सब अच्छी तरह समझेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मे बी कॉस्ट शीट के वक्त भी मैंने ये सारी बातें की थी, बट मे बी उस वक्त तुम शायद थोड़े मस्ती में थे, या उतनी मेच्योरिटी नहीं आई थी, क्योंकि कॉस्टिंग के आगे के टॉपिक्स नहीं हुए थे। सो आई थिंक दिस वाज द राइट जंक्चर वेयर आई क्लैरिफाइड दिस डाउट which many students have asked. Is it clear? What you can do is, अगर एग्जाम में कॉस्ट शीट बनाने में एग्जामिनर ने इंटरेस्ट दे दिया, तुम कॉस्ट शीट में मत लिखो, एक नोट लिख दो, देयर इज अ ग्रोइंग ओपिनियन दैट इंटरेस्ट मे बी एलोकेटेड टू कॉस्टिंग, ऐसा नोट लिख के छोड़ दो। तो तुम पेपर चेकर को ये बता रहे हो कि मेरे को पता है, बट स्टिल आई डोंट प्रिफर टू राइट इंटरेस्ट इन कॉस्टिंग। And at CA level, papers are checked at that level, where they give marks when you justify your answer. Am I clear? So everybody is satisfied about interest, finance expense, costing में लेने का या नहीं लेने का? Okay. So here we end that discussion.